Hello friends, welcome again in a new GK revision chart. So today we are going to expand F series. Before we have completed 5 series A, B, C, D and E. So today we are going to study F chart. और इस चार्ट को हम हाफ पढ़ेंगे, हाफ वी विल स्टडी नेक्स्ट वीडियो बिकॉज आई थिंक वो एक साथ काफ़ी कुछ इवेंट्स आ रहे थे, देन माइट भी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो रहा हो. सो आई थिंक इसे हाफ पढ़ना बेटर रहेगा. और इस बार मैंने कम इवेंट्स भी ऐड किए हैं ताकि आपके लिए थोड़ा क्लियरली विजिबल हो. वो एक साथ कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा हो माइट भी आपको. सो आई हैव ट्राई टू मेक इट बेटर. ओके, सो इफ़ इट इज़ क्लियरली विजिबल नाउ एंड इज़ लुकिंग बेटर देन प्लीज़ कमेंट, लाइक and share the video. Okay, so let's start. So F4 फिनलैंड. फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी एंड करेंसी है यूरो. और जो इस साल का 2021 का वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है उसे टॉप भी फिनलैंड ने किया है. सो फिनलैंड सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है और पिछले 3-4 सालों से फिनलैंड ही इस चार्ट को टॉप कर रही है. और इंडिया की रैंक जो आई है वो है 139 रैंक आउट ऑफ 149 कंट्रीज़ के अंदर. सो आप देख सकते हैं इंडिया की रैंक कितनी बुरी आई है. सो वी आर नॉट हैप्पी एट ऑल. और इसके अलावा जो बॉटम में है जिसकी रैंक 149 आई है वो है अफ़गानिस्तान. अफ़गानिस्तान बिल्कुल हैप्पीएस्ट कंट्री नहीं है. और जो अफ़गानिस्तान है उसके साथ जो पाकिस्तान की बॉर्डर लगती है उसे कहा जाता है डुरंड रेखा या डुरंड लाइन. सो ये पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन. इसके अलावा इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में कोई भी बॉर्डर नहीं लगती है बिकॉज जो इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच की जो बॉर्डर लाइन थी वो अब POK के अंडर आती है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंडर. सो अब इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में कोई भी बॉर्डर नहीं लगती है. सो बी केयरफुल. आप एग्जाम्स में आंसर करें देन पहले ऑप्शंस चेक कर लेना कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है, देन ओनली आंसर. ओके, इसके अलावा जो हेलसिंकी है उसके अंदर हुए थे ओलंपिक्स 1952 के अंदर. और उन ओलंपिक्स के अंदर इंडिया ने अपना पहला इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीता था. ये इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल है. वैसे इंडिया ने अपना पहला ओलंपिक मेडल 1948 के अंदर ही जीत लिया था. मैं इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर रही हूँ. ओके, सो 1948 के अंदर जीत लिया था. इंडिया की हॉकी टीम ने इंडिया के लिए गोल्ड जीता था. बट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल 1952 के अंदर आया था जो कि जीता था KD जाधव ने, जो हेलसिंकी के अंदर 1952 के अंदर जो ओलंपिक्स हुए थे उसके अंदर फर्स्ट इंडियन टू विन ओलंपिक मेडल थे और ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता था. सो फर्स्ट इंडियन जिन्होंने इंडिया के लिए कोई भी ओलंपिक मेडल जीता था वो थे KD जाधव. और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है. बट ये तो फर्स्ट इंडियन थे इंडिपेंडेंट इंडिया के. वैसे इंडिया ने अपना पहला ओलंपिक मेडल जीता था 1900 के अंदर. 1900 के अंदर जब ओलंपिक्स हुए थे और उस समय इंडिया ने अपना पहला मेडल जीता था. एक्चुअली ब्रिटिश इंडिया ने जीता था. सो जो नॉर्मन प्रिचर्ड पर्सन है इन्होंने इंडिया के लिए, या ये ब्रिटिश इंडियन हैं जिन्होंने इंडिया के लिए मेडल जीता था 1900 के अंदर. सो वो क्वेश्चन किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है उस हिसाब से आपको आंसर करना है. सो इंडिपेंडेंट इंडिया के KD जाधव है और वैसे ओवरऑल देखा जाए तो नॉर्मन प्रिचर्ड है. इसके अलावा इंडिया ने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता था जो कि 1948 के अंदर जीता था कि इंडिया की जो हॉकी टीम थी उन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता था. बट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इंडिया ने अपना पहला जीता था 2008 के अंदर बीजिंग के अंदर जो ओलंपिक्स हुए थे वहाँ. और जीतने वाले पर्सन थे अभिनव बिंद्रा. सो अभिनव बिंद्रा ने इंडिया के लिए 2008 के अंदर ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता था. यह इंडिया का पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल था इंडिपेंडेंट इंडिया का. ओके, और इसके अलावा जो ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई थी वो 1896 के अंदर हुई थी एथेंस ग्रीस से. और जो ओलंपिक कमेटी कब बनी थी या फिर ओलंपिक के जो फादर ऑफ ओलंपिक्स कौन कहे जाते हैं, इन सब के बारे में हमने लास्ट वीडियोस के अंदर पढ़ा हुआ है. सो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं. और इसके अलावा अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं. ओके, सो आपकी रिवीजन हो जाएगी. और जो पिछला ओलंपिक कब हुआ था 2016 के अंदर कितने मेडल जीते थे इंडिया ने? 2 मेडल जीते थे, एक ब्रॉन्ज एक सिल्वर. सिल्वर जीतने वाली थी PV सिंधु, ब्रॉन्ज जीतने वाली थी साक्षी मलिक. ये भी हमने पढ़ा था. इसके अलावा जो इस साल का ओलंपिक्स होने वाले हैं 2021 के अंदर वो कहाँ होने वाले हैं? टोक्यो जापान के अंदर.
जो ओपनिंग सेरेमनी है उसके अंदर इंडिया के लिए फ्लैग बियरर कौन है, जो क्लोजिंग सेरेमनी है उसके लिए कौन है, और इसके अलावा भी जो भी क्वेश्चंस बनते हैं हमने वो सब पढ़े थे लास्ट वीडियो के अंदर। सो आप वहाँ से प्लीज़ उसे पढ़ लेना। ओके, इसके अलावा जो इंडिया का जो इस साल का टोक्यो जापान के अंदर जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसके लिए जो सॉन्ग कंपोज हुआ है, चीयरिंग सॉन्ग इंडिया के लिए, वो भी कंपोज हो चुका है। सो उसे कंपोज करने वाले पर्सन हैं AR रहमान, और ये सॉन्ग गाया है अनन्या बिरला ने। सो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो और सॉन्ग का क्या नाम है, हिंदुस्तानी वे। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि सॉन्ग किसने कंपोज किया है, किसने गाया है और नेम क्या है। सो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। इसके अलावा ओलंपिक से रिलेटेड हमने सभी क्वेश्चंस पिछली वीडियोज़ के अंदर पढ़े थे, सो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, सो 1896 के अंदर ओलंपिक्स हुए थे। उसके अलावा जो 1896 का कांग्रेस का सेशन था उसके अंदर इंडिया का जो नेशनल सॉन्ग है उसे सबसे पहले गाया गया था। फर्स्ट टाइम जब नेशनल सॉन्ग गाया गया था वो 1896 के कांग्रेस सेशन के अंदर गाया गया था, और वो कांग्रेस सेशन हुआ था कोलकाता के अंदर, और उस समय जो कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप कर रहे थे वो थे रहीमतुल्ला सैनी। सो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो नेशनल सॉन्ग गाया गया था 1896 के अंदर। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है हमारे इंडिया का। उसके अलावा जो नेशनल एंथम है वो गाया गया था सबसे पहले 1911 के अंदर, और 1911 का सेशन भी कोलकाता के अंदर हुआ था, और उस समय जो प्रेसिडेंटशिप कर रहे थे वो थे विष्णु नारायण। सो ये तो नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम थे, बट नेशनल फ्लैग कब सबसे पहले कब होस्ट किया गया था ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। ओके, और जो नेशनल सॉन्ग है और नेशनल एंथम है उन्हें 1950 के अंदर अडोप्ट किया गया था। सो नेशनल सॉन्ग को 26 जनवरी 1950 के अंदर अडोप्ट किया गया था, और नेशनल एंथम को 24 जनवरी 1950 के अंदर अडोप्ट किया गया था एज ए नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम। सो ये भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि जो नेशनल एंथम है उसे गाने की अवधि, टाइम पीरियड कितना होता है, तो 52 सेकेंड। सो ये भी आप याद रखेगा। इसके अलावा नेशनल सॉन्ग किसने कंपोज किया है, नेशनल एंथम किसने कंपोज किया है, ये भी एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। सो ये आप अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज़ आप सर्च कीजिए और फिर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। इससे आपकी रिवीजन ही होगी। सिर्फ वीडियो देखने से ही सब कुछ याद नहीं रहेगा आपको, सो आपको इसमें पार्टिसिपेट लेना होगा। और इसके अलावा 1950 के अंदर इंडिया के अंदर रेलवेज़ का नेशनलाइजेशन हुआ था। जो इंडियन रेलवेज़ है उसका नेशनलाइजेशन हुआ था 1950 के अंदर। और रेलवेज़ की शुरुआत कब हुई ये तो मैक्सिमम सभी को पता होगा, 1853 के अंदर। फादर ऑफ रेलवेज़ कौन कहे जाते हैं, डलहौजी, ये भी पता होना चाहिए। सो मैक्सिमम रेलवेज़ के बारे में आपको पता ही होगा। सबसे इम्पोर्टेंट, रेलवे के अंदर अभी रिसेंट 18 जोन्स हैं, और जो लास्ट में जो बिल्कुल अभी लेटेस्ट में ऐड हुआ था वो था विशाखापट्टनम वाला, आंध्र प्रदेश के अंदर है जो। सो रेलवेज़ के जोन्स के बारे में भी पूछा जा सकता है एग्जाम्स के अंदर। उसके अलावा हमारी जो रेल मंत्री है वो कौन है, जो अभी कैबिनेट चेंज हुआ था तो उसके अंदर रेलवे मिनिस्टर भी चेंज हो गए थे। सो अब रेलवे मिनिस्टर कौन है ये भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। वैसे तो आप नहीं करेंगे मुझे पता है, बट इफ़ यू वांट यू कैन मेंशन। ओके, आपकी भी हेल्प हो जाएगी, इससे आपको भी रिवीजन हो जाएगी। ओके, और 1952 के अंदर इंडिया के अंदर फॉर्मेशन हुआ था राज्यसभा एंड लोकसभा का। राज्यसभा लोकसभा का फॉर्मेशन हुआ था 1952 के अंदर, बिकॉज 1951 के अंदर हुए थे इलेक्शन। इंडिया के पहले इलेक्शन कब हुए थे, 1951 के अंदर। उन इलेक्शंस का रिजल्ट आया था 1952 के अंदर। सो राज्यसभा एंड लोकसभा का फॉर्मेशन हो गया था। ओके, राज्यसभा एंड लोकसभा के बारे में आप कोई भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप 1952 इंडिया वाली वीडियो के अंदर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। उसके अलावा जो 1954 है उसके अंदर क्या हुआ था, एक्चुअली ये राज्यसभा एंड लोकसभा नेम जो रखा गया है ना वो 1954 के अंदर ही रखा गया था। उससे पहले तो उसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ पीपल ही कहा जाता था, बट 1954 के अंदर इसका नेम राज्यसभा एंड लोकसभा रख दिया गया था। सो ये भी एग्जाम से पूछा जाता है। सो 1954 के अंदर राज्यसभा एंड लोकसभा का रीनेम्ड हुआ था, मीन्स राज्यसभा एंड लोकसभा नेम रखा गया था। उसके अलावा 1954 के अंदर भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स का भी फॉर्मेशन हुआ था। भारत रत्न सबसे पहले 1954 के अंदर प्रेजेंट किए गए थे, जो कि 3 पर्सन्स को किए गए थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालचारी एंड CV रमन। CV रमन को नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है उनकी डिस्कवरी रमन इफेक्ट के लिए। सो ये सब आप पढ़ सकते हैं 1954 वाली वीडियो के अंदर। उसके अलावा भारत रत्न अभी रिसेंटली नहीं रिलीज़ हुए हैं 2021 के, बट पद्म अवार्ड्स रिलीज़ हो चुके हैं 2021 के।
सो वो भी एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। मेनली यही पूछते हैं कि पद्म अवार्ड्स के अंदर जो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री है वो कितने मीन्स कितने पर्सन को पद्म विभूषण मिला है, कितने पर्सन को पद्मश्री एंड कितने पर्सन को पद्म भूषण। सो वो है 119 पद्म अवार्ड्स इस साल मिले हैं, इंक्लूडिंग 1 डुओ केस, मीन्स जो 2 मेडल थे उन्हें एक ही काउंट किया गया है। सो टोटल 119 पद्म अवार्ड्स मिले गए हैं। उसमें से जो लिस्ट है और उस लिस्ट के अंदर 7 तो पद्म विभूषण है, 10 पद्म भूषण है एंड 102 पद्मश्री अवार्ड्स हैं। सो इनके नंबर जरूर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सो ये आप याद रखिएगा। ओके, सो ये इतना चार्ट अभी कंप्लीट हो गया है, इतना लगभग हमने पढ़ लिया है। सो अभी हम पढ़ेंगे ये नेक्स्ट वाला चार्ट, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो सिमिलरली एफ फॉर फिनलैंड जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, और यूरोप के अंदर जो यूरोप का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसका नेम था ESRO। था इसलिए बिकॉज अब ये मर्ज हो चुका है एक और कंपनी के अंदर और फॉर्मेशन हो गया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ESA। सो पहले ESRO वर्क करता था, अब ESA वर्क करता है। और जो ESRO है उसका फॉर्मेशन 1964 के अंदर हुआ था, जो मर्ज हुआ उसके बाद में, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का फॉर्मेशन हुआ 1975 के अंदर। और इसके अलावा जैसे कि ESRO यूरोप का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन था, वैसे इंडिया का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फॉर्म्ड हुआ था 1969 के अंदर, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर। ओके, और जो फाउंडिंग फादर ऑफ स्पेस कहे जाते हैं इंडिया के लिए वो है विक्रम साराभाई, जिनके नेम से एक स्पेस सेंटर भी बना हुआ है। और वो कहाँ पर है वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा ISRO के डायरेक्टर पूछे जा सकते हैं, जिनका नेम आपने सुना होगा, K सिवान। ओके, सो उनके बारे में भी याद रखना। और जैसा कि इंडिया के लिए ISRO है, वैसे अमेरिका के लिए नासा है। उसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1958 के अंदर। सो नासा के बारे में और इन्फॉर्मेशन आप 1958 के अंदर वीडियो के अंदर पढ़ सकते हैं। ओके, सो जो ESRO है उसका फॉर्मेशन 1964 के अंदर हुआ था, और 1964 के अंदर इंडिया के अंदर फॉर्मेशन हुआ था IDBI बैंक का। IDBI बैंक का फॉर्मेशन हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर भी मुंबई के अंदर है। ओके, इसके अलावा IDBI के बारे में ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, सो जो एग्जाम्स में माइट भी पूछी जा सके। ओके, सो इसके अलावा जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस के अंदर। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हेडक्वार्टर है पेरिस के अंदर। फॉर्मेशन हुआ था 30 मई 1975 के अंदर। इसके अलावा जो रसिया की स्पेस एजेंसी है उसका नेम है रोसकोस्मोस। सो उसकी फॉर्मेशन डेट है 1992। ओके, सो जैसा कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का फॉर्मेशन हुआ था 1975 के अंदर, उसी तरह 1975 के अंदर एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था इंडिया के लिए। वो था इंडिया की पहली सैटेलाइट लॉन्च। आर्यभट्ट जो कि इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट है उसे लॉन्च किया गया था 1975 के अंदर। लॉन्च किया गया था USSR लॉन्चिंग स्टेशन से। सो इंडिया की पहली सैटेलाइट इंडिया ने नहीं लॉन्च की थी, वो रशिया ने लॉन्च की थी, सोवियत यूनियन ने लॉन्च की थी USSR लॉन्चिंग स्टेशन से। इसके अलावा आर्यभट्ट कौन थे इसके बारे में आप जानते होंगे। आर्यभट्ट हमारे इंडिया के ग्रेट मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने डिस्कवर किया था जीरो जिन्होंने डिस्कवर किया था वो थे आर्यभट्ट। ओके, इसके अलावा जो वर्ल्ड की पहली सैटेलाइट थी वो थी स्पुतनिक फर्स्ट, जो कि रशिया की सैटेलाइट थी स्पुतनिक फर्स्ट, और उसका लॉन्च हुआ था 1957 के अंदर। इसे याद करने की एक ट्रिक है, इंडिया की पहली सैटेलाइट 1975 और लास्ट 2 टर्म को इंटरचेंज कर दे देन 1957, जो कि वर्ल्ड की पहली सैटेलाइट थी। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ओके, और स्पुतनिक नेम अभी आपने रिसेंटली काफ़ी सुना होगा, बिकॉज स्पुतनिक नेम की कोरोना की वैक्सीन भी बनी हुई है, जो कि रशिया की वैक्सीन है। और इसके अलावा जो इंडिया के अंदर 2 वैक्सीन का मैन्युफैक्चर हो रहा है वो है कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ओके, सो द चार्ट इज कंप्लीटेड। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर आप चैनल पे नए हैं तो। ओके, सो थैंक यू।